हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी का पहला यूनिट रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसके पिछले 8वें वीडियो में मैं आपको स्टोइकियोमेट्री पढ़ा रहा था, जिसमें कुछ कैलकुलेशन भी थे। तो मैंने आपको ये वाला कैलकुलेशन, पहला कैलकुलेशन उदाहरण 1.3 ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से जल की कितनी मात्रा बनती है, इसका हमको परिकलन करना था और वो हमने 36 ग्राम परिकलन कर लिया था। फिर यहाँ से हमने क्लास ब्रेक किया था। आगे के कुछ स्लाइड हमारे पास नहीं थे, इसलिए आज मैंने स्लाइड लेके आया है और ये आगे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो अगला उदाहरण है 1.4 में मीथेन के कितने मोलों के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त की जाती है। देखिए 22 ग्राम CO2 के लिए कितना मीथेन जलाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको समीकरण लिखना पड़ेगा। समीकरण इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी लिखे थे, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। CH4 2 ऑक्सीजन, CO2 और 2 वाटर, ये बनते हैं, ये आपको पता है। अब हम इसमें अगर कैलकुलेशन करें तो CH4 का जो आणविक द्रव्यमान बनेगा, यानी मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं उसको, वो बनेगा 16 ग्राम, है ना। 12 और 4 16 ग्राम, मतलब 16 ग्राम मीथेन के जलने से 44 ग्राम CO2 बन रहा है, क्योंकि CO2 का जो आणविक द्रव्यमान है 16 दूनी 32 और 12 44 ग्राम CO2 बन रहा है। तो आप सीधा सीधा अंदाज लगा सकते हो, 44 ग्राम CO2 के लिए 16 ग्राम चाहिए, तो 22 ग्राम के लिए 8 ग्राम चाहिए। ये आपको उत्तर आना चाहिए, है ना। तो ये देखिए 8 ग्राम मतलब आधा मोल। ठीक है, अब यहाँ पर कितने मोल पूछ रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं कि 44 ग्राम से 1 मोल, तो 22 ग्राम से आधा मोल CO2 प्राप्त करना है आपको। तो 1 मोल के लिए 1 मोल CH4 चाहिए, तो आधे मोल के लिए आधा मोल CH4 चाहिए। सीधा सा मतलब ये है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए CO2 का 1 मोल जो होता है वो 44 ग्राम होता है। ठीक है, मतलब 44 ग्राम का 1 मोल, तो 22 ग्राम का आधा मोल। समझ पा रहे हैं आप, आधा मोल हुआ ये। 22 ग्राम मतलब आधा मोल हुआ, मतलब CO2 का आधा मोल आपको प्राप्त करना है। अब आधा मोल प्राप्त करना है तो CH4 कितना यूज करना है, तो 1 मोल CO2 के लिए 1 मोल मीथेन, तो आधे मोल के लिए आधा मोल मीथेन, तो आधा मोल मीथेन हमको लगेगा। ये हमारा उत्तर आना चाहिए। तो हम ऐसे तो हवा में नहीं बात करेंगे ना, इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने पहला फार्मूला लिखा, इसमें हमने ये बता दिया कितने कितने ग्राम लग रहे हैं। मतलब 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2 मिल रहा है, और 1 मोल CO2 का मतलब होता है 44 ग्राम CO2। तो 22 ग्राम CO2 का मतलब है आधा मोल CO2। ये देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 44 ग्राम का 1 मोल, ठीक है, तो 22 ग्राम का कितना, तो आप सीधा सीधा करेंगे 22/44, तो ये हो जाएगा 0.5। वही किया है आपने, देखा है ना कि 22/44 ये आपने किया है, तो आ गया 0.5 मोल। तो आधा मोल CO2 के लिए आधा मोल CH4, क्योंकि 1 मोल CO2 के लिए 1 मोल, तो आधे मोल के लिए आधा मोल, है ना। तो सीधा सा बात है, आधे मोल मीथेन को जलाएंगे तो आधे मोल CO2 प्राप्त होंगे, और यही होता है 22.4 ग्राम CO2। सीधा सा मतलब है। मतलब क्या करना है, फार्मूले में आप देख रहे हैं कि 1 के बराबर 1 बन रहा है, तो आधे के बराबर आधा बनेगा, क्योंकि ये आधे मोल के बराबर है। मोल आपको निकालना है। ठीक, अब बात करेंगे सीमांत अभिकर्मक। देखिए अभिकर्मक मतलब जो क्रियाकारक है, जैसे मान लो A और B क्रिया करके मान लो C और D बना रहे हैं, तो ये अभिकर्मक हुए और ये उत्पाद हुए। क्रियाकारक को ही अभिकर्मक कहते हैं। अब सीमांत अभिकर्मक का क्या मतलब होता है, जैसे आपने 2 अभिकर्मक लिए, आवश्यकता अनुसार दोनों को पर्याप्त लेंगे तब तो ठीक है, लेकिन एक को ज़्यादा ले लिए, एक को कम ले लिए। मान लो आपको इनके 50-50 मोल लेने थे, तब इनके 50 और 50 बनते, लेकिन आपने क्या किया, इसका तो 50 ले लिया लेकिन इसका 20 मोल लिया। समझ पा रहे हैं आप लोग, एक को आपने पर्याप्त ले लिया लेकिन एक को कम ले लिया, तो फाइनल रिएक्शन जो है 20
मोल के हिसाब से चलेगा और जैसे ही इसका 20 मोल खत्म होगा रिएक्शन रुक जाएगा। भले ही इसका अभी 30 मोल बाकी है, बावजूद इसके रिएक्शन रुक जाएगा। मतलब रिएक्शन का जो सीमांत है, जो सीमा है, जो अंत है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन कम मात्रा में उपलब्ध है। क्योंकि जो कम मात्रा में उपलब्ध है, जरूरत से कम मात्रा में उपलब्ध है, वो पहले खत्म हो जाएगी और पहले खत्म हो जाएगी तो रिएक्शन रुक जाएगी। मतलब रिएक्शन की जो सीमा है, उसका जो अंत है, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि कौन कम मात्रा में उपलब्ध है उसके अनुसार। कई बार अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिक्रियाकों की मात्रा उपस्थित नहीं होती। अभिक्रियाकों का मतलब है जो रिएक्टेंट हैं, जो अभिकारक हैं, उनकी मात्रा पर्याप्त नहीं होती। ऐसी स्थितियों में एक अभिक्रियक दूसरे की अपेक्षा अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जो अभिक्रियक कम मात्रा में उपस्थित होता है वह कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, उसके बाद और आगे अभिक्रिया नहीं होती है। क्योंकि जब एक खत्म हो गया, दो चीजें चाहिए, एक उसमें खत्म हो गया तो अकेले वो कुछ नहीं कर सकता दूसरा वाला। भले ही दूसरे अभिक्रियक की कितनी ही मात्रा उपस्थित हो, अतः जो अभिक्रियक पहले समाप्त हो जाता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है और रिएक्शन की मात्रा को भी सीमित कर देता है। इसलिए उसे सीमांत अभिकर्मा के लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक गणनाएं करते समय इस बात को भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको रिएक्टेंट की मात्रा दे दी गई है और यह पूछा गया कि बताइए कौन इसमें से सीमांत कारक है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे अब ये एग्जाम्पल आप देखिए, एक एग्जाम्पल दिया है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के आप अमोनिया बनाते हो। ये देखिए, ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसको मिला के अमोनिया बनाते हो, ठीक है। तो इसमें दिया है कि 50 किलोग्राम नाइट्रोजन लिए और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन लिए, इससे हम अमोनिया बना रहे हैं। तो इसमें सीमांत अभिक्रियक को पहचानना है आपको, ठीक है। और क्या है, इसमें अमोनिया कितने ग्राम प्राप्त होगा इसको भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अभिक्रिया लिखेंगे। अब अभिक्रिया को आप संतुलित समीकरण के हिसाब से लिख लेंगे। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन लिख के अमोनिया लिख लीजिए। अब चूंकि नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 कर दिए, तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गए तो 3 कर दिए। तो इस तरह से संतुलित अभिकरण हो गया, ये क्रिया हो गई, ठीक है। अब देखिए, एक नाइट्रोजन N2 है, 3 हाइड्रोजन H2 है और 2 अमोनिया NH3 है, ये जो बना है, ठीक है। तो अब इसमें मोल की परिकल्पना करनी पड़ेगी, कितना कितना आपने दिया है, ठीक है। तो देखिए, नाइट्रोजन का जो 1 मोल है वो 28 ग्राम होता है, ठीक है। मतलब 28 ग्राम का 1 मोल तो 50 किलोग्राम का कितना मोल। तो ध्यान रखेंगे, 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। मतलब ये हो गया 50,000 ग्राम। कितने ग्राम हो गया? 50,000 ग्राम। और 28 ग्राम का 1 मोल होता है तो 50,000 ग्राम का इतना मोल होगा। सीधा सा बात है। कैसे करेंगे? तो आप इसको सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे। 50,000 को भाग कर दीजिए 28 से, ठीक है। यहां पर कैसा लिखा है इसको आपको याद कर लेना है, लेकिन एक्चुअली कैलकुलेशन सिंपल सा होता है कि 50 किलोग्राम का मतलब 50,000 ग्राम और 1 मोल में 28 ग्राम। 28 ग्राम का 1 मोल तो 50,000 ग्राम का कितना मोल। तो 50,000 भागित 28 कर देंगे तो इतना आ रहा है, देखिए, ठीक है। और इसको कैलकुलेशन में इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको जैसे इसमें लिखा है, ठीक है। जैसे देखिए, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन है तो ये 1000 ग्राम से हमने पहले गुणा किया, ठीक है। फिर इसको 28 ग्राम से भाग कर दिया। इसका टोटल मतलब यही हुआ है, देखिए ना, 50 गुणित 1000 भागित 28। और कहीं पर कुछ दिख रहा है क्या आपको? ये मोल वोल जो है उसको आपको लिखना है और आखिरी में काट देना है। तो यहां पर टोटल हो जाएंगे 17.86 गुणित 10 के घात 2 मोल। मतलब नाइट्रोजन के आपको इतने मोल दिए गए हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने मोल दिए गए हैं? 10 किलोग्राम। तो 10 किलोग्राम का मतलब होता है 10,000 ग्राम, ठीक है। और हाइड्रोजन का 1 मोल होता है 2 ग्राम, मात्र 2 ग्राम, 2.016। पूरा लिखिए, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है
क्या कहीं पर दशमलव का प्रयोग किया गया है तो आप उसको पूरा लिखिए तो 10 में 10 मार्क मिलेंगे, नहीं तो 10 में 8 या 7 मार्क ही मिलेंगे आपको। तो हाइड्रोजन के 10 किलोग्राम में 10,000 ग्राम है और 2.016 ग्राम का 1 मोल होता है, तो इतने से भाग कर दीजिए तो आपको उत्तर इतना आता है। मतलब क्या किया आपने, यहां पर 10,000 लिया, ठीक है, और भाग कर दिया 2.016 से भाग कर दिया, तो आपको उत्तर आया 4.96 गुणित 10 के घात 3 मोल। मतलब हाइड्रोजन के इतने मोल उपलब्ध हैं और नाइट्रोजन के इतने मोल उपलब्ध हैं। लेकिन अब यहां पर एक चीज और देखिए कि नाइट्रोजन का 1 मोल यूज होता है, वहां पर हाइड्रोजन का 3 मोल यूज होता है और 2 मोल अमोनिया बनते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण के लिए देखिए कि जहां पर नाइट्रोजन का 1 मोल चाहिए वहां पर हाइड्रोजन के 3 मोल चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कि आपको नाइट्रोजन दिया है इतना मोल, ठीक है, इतना मोल नाइट्रोजन दिया है, और हाइड्रोजन के इसके अकॉर्डिंग कितने मोल चाहिए, मैंने आपको बताया ना कि चाहिए कितना। नाइट्रोजन के 1 मोल के लिए 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन के इतने दिए हैं तो हाइड्रोजन के इतने मोल चाहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये देखिए हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए, इतने मोल। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना उत्तर आ रहा है, देखिए इतने मोल हाइड्रोजन चाहिए, 5.36 गुणित 10 के घात 3 चाहिए अपने को। समझ पा रहे हैं आप लोग? सीधी सी बात है, इस फार्मूले में नाइट्रोजन के 1 मोल के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल चाहिए, नाइट्रोजन के इतने मोल दे दिए हैं तो हाइड्रोजन के इतने मोल चाहिए, और वो उत्तर आ रहा है, ये उत्तर आ रहा है, इतने मोल हाइड्रोजन चाहिए। इस पूरे कैलकुलेशन का मतलब है इतने मोल हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन दिया गया कितना है, इतना मोल। अब ये हाइड्रोजन का मोल कैलकुलेट किए ना, 10 किलोग्राम हाइड्रोजन में इतने मोल है, हमको चाहिए इतने, दिए गए हैं इतने, कितने चाहिए, 5.36 चाहिए और दिया गया है 4.96। देखिए 10 के घात 3, 10 के घात 3, तो 5.36 से कम है 4.96, मतलब हाइड्रोजन जितना चाहिए उससे कम मात्रा में दिया गया है। तो सीमांत अभिक्रियक हो गया हाइड्रोजन, क्योंकि चाहिए इतना और दिया गया है इतना, तो सीमांत अभिकारक हो गया ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें यह भी कैलकुलेट करना है कि इस परिस्थिति में अमोनिया कितना बनेगा। तो अमोनिया कितना बनेगा, इसके अकॉर्डिंग बनेगा, दिए गए हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग बनेगा, दिए गए नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। समझ रहे हैं बात को? तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन को यूज करते हो तो 2 अमोनिया मिलता है। समझ रहे हैं बात को? तो आप जितना दिया गया हाइड्रोजन है इसको भागित 3 कर देंगे, यूज किए 3 और मिला 2, ऐसा कर देंगे, मतलब गुणित 2 कर देंगे और भागित 3 कर देंगे, तो आपको मिलने वाले अमोनिया के मोलों की संख्या मिल जाएगी। क्योंकि 3 हाइड्रोजन के यूज होने से 2 अमोनिया मिलता है, तो 3 हाइड्रोजन यूज किया, 2 अमोनिया मिला। ठीक है, तो ये देखिए आगे कैलकुलेशन पूरा इसको करोगे तो इतना मोल अमोनिया मिल रहा है, ये देखिए इतना मोल अमोनिया मिल रहा है। आप उसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, 4.96 गुणित 10 के घात 3, ये देखिए 2 से गुणा किया और 3 से भाग किया तो उतना उत्तर आया। ये देखिए ये हमको दिया गया है, इसको 2 से गुणा कर दिए और 3 से भाग कर दिए, मैंने अभी बताया आपको, तो इतना मिला आपको अमोनिया के मोलों की संख्या। ठीक है, अब देखिए मोल तो आपको मिल गया, लेकिन आप इसको ग्राम में परिवर्तित करना चाहते हो। इतना मोल मिला लेकिन ग्राम में कितना मिला, तो अमोनिया NH3 है, NH3 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो 14-3 बराबर 17 इसका मोलर द्रव्यमान है, 17 ग्राम। ठीक है, मतलब 17 ग्राम का 1 मोल, इतने मोल मिले हैं तो गुणित 17 कर दीजिए, गुणित 17। ठीक है, तो इतने मोल मिले हैं, इसका 17 से गुणा कर दिए, ये देखिए इतने मोल मिले हैं, 17 से गुणा कर दिए तो आपको इतने ग्राम अमोनिया मिला। ग्राम कितना हुआ, 5.61 इंटू 10⁴ ग्राम मिला आपको, वो 10⁴ ग्राम है ना, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, ये 10⁴ है, ऐसा है। ठीक है,
अब उसको ग्राम है तो किलोग्राम में परिवर्तित करना चाहते हो तो 1000 से भाग कर दो उसको। मैं ऊपर लिख देता हूं 5.61 10⁴ ग्राम आपको मिला है, गुणित भागित 10⁻³ कर दो। 1000 मतलब 10⁻³, ठीक है। तो 3 करेंगे तो यहां पर 10 बचा, 10, तो ये हुआ 56.1 kg। ये देखिए 56.1 kg अमोनिया आपको मिला। पूरा कैलकुलेशन समझ में आया आपको? देखिए फिर से एक बार कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको। बताया है कि 50 किलो अमोनिया नाइट्रोजन और 10 किलो हाइड्रोजन दिया है, इसमें कितने अमोनिया बनेगा और सीमांत अभिक्रिया। तो ये अभिक्रिया है 50 किलो का आप नाइट्रोजन का निकालेंगे तो 28 से भाग कर देंगे 1000 से गुणा करके, तो ग्राम का मोल में निकल जाएगा। वैसे हाइड्रोजन का निकालेंगे मोल में, ठीक है। और चूंकि 3 हाइड्रोजन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट किया तो इतने मोल हाइड्रोजन चाहिए था, जबकि दिया गया इतना है, इसलिए सीमांत अभिक्रियक हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर आगे मैंने कैलकुलेशन आपको पूरा बताया है, ठीक है। अब है उदाहरण 1.6, ठीक है। किसी पदार्थ A के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन प्राप्त किया जाता है, विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत परिकलित कीजिए, ठीक है। हालांकि इसमें आगे हमको थोड़ा सा ये रासायनिक संतुलन वगैरह पढ़ लेना था, तो कोई बात नहीं है, मैं इसको पहले कैलकुलेशन को बतला देता हूं आपको, ठीक है। देखिए 2 ग्राम को 18 ग्राम में मिलाया है तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना हुआ, तो टोटल विलयन बना 20 ग्राम, ठीक है। 20 ग्राम विलयन बना और उसमें 2 ग्राम विलेय है, मतलब 10 ग्राम हुआ, 10% हुआ। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं ए का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो ए का कितना द्रव्यमान आपने घोला है, विलयन का कुल द्रव्यमान कितना बना है, 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 ग्राम आपने घोला है 18 ग्राम में, तो टोटल विलयन हो गया 20 ग्राम, तो 2/20 गुणित 100 करेंगे तो आ जाएगा 10%, ठीक है। समझ पाए ना आप लोग कैसे हुआ। 2 ग्राम को 18 ग्राम में घोला है तो टोटल विलयन 20 ग्राम बना ना। अब 20 ग्राम में 2 ग्राम है विलेय, तो 20 में 2 है मतलब 10% है, सीधा सीधा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें और कुछ कैलकुलेशन आपको करना नहीं है। अब है रासायनिक समीकरण संतुलित करना, ठीक है। तो कैसे संतुलित समीकरण हम बनाएंगे, देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार संतुलित रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा, जिसमें आपने कहा कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए, जितना रिएक्ट कर रहा है उतना ही बनना चाहिए। कई रासायनिक समीकरण जांच और भूल पद्धति से संतुलित किए जा सकते हैं। आइए हम कुछ धातुओं और अधातुओं का संयोग कर ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड उत्पन्न करने की अभिक्रियाओं पर विचार करें। देखिए ये आयरन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड क्या बना है, देखिए ये O3 है, O3 है, मतलब एक ऑक्सीजन में चूंकि 2 माइनस चार्ज होते हैं तो टोटल यहां पर 6 माइनस चार्ज हो गए, और 6 माइनस चार्ज को संतुलित किया है 2 आयरन ने, ठीक है। मतलब 2 आयरन ने संतुलित किया है, तो एक एक आयरन में 3 प्लस है, क्योंकि प्लस 6 होना चाहिए ना दोनों मिला के। इसमें 3 मिला के -6 है तो 2 मिला के +6 होना चाहिए, तो +3, यानी ये फेरिक ऑक्साइड बना है। Fe3 प्लस फेरिक ऑक्साइड होता है, Fe2 प्लस फेरस होता है। Fe3 प्लस फेरिक, Fe2 प्लस फेरस, ठीक है। तो संतुलित है कि नहीं, देखिए तो बिल्कुल यहां पर 2 दूनी 4 आयरन है, यहां पर 4 आयरन है, यहां पर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, बिल्कुल संतुलित है। वैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO, और वैसे ही फास्फोरस ऑक्साइड बन रहा है P4O10, ठीक है। तो इनमें कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, ये मैंने अभी आपको थोड़ा बताया कि प्लस माइनस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ऑक्सीजन के एक के अंदर होता है 2 माइनस, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। जैसे यहां पर 2 माइनस है तो यहां पर 2 प्लस हो गया।
यहाँ पर 10 दूनी 20 हो गया, 20 माइनस हो गया, और यहाँ पर P4 है 4, तो एक में +5 होगा, P4 के हर एक P में एक +5 होगा। ठीक है, ऐसा है। तो आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और फास्फोरस ऑक्साइड, इन सबको बनाया है हमने। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि दो तो संतुलित है लेकिन एक असंतुलित है। असंतुलित कैसे है? यहाँ पर P4 तो है, यहाँ पर P4 सही है, लेकिन यहाँ पर O2 लिखा है, यहाँ पर O10 लिखा है। तो संतुलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन के सामने 5 लिखेंगे तब ये संतुलित होगा। यहाँ पर ये असंतुलित समीकरण है। ठीक है, तो ये देखिएगा असंतुलित है। फास्फोरस के परमाणु तो हैं लेकिन ऑक्सीजन के दोनों ओर समान नहीं है ना। तो हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर 5 लगा दिया तो अब ये संतुलित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से संतुलित किया हमने। अब हम प्रोपेन के दहन पर विचार करें, प्रोपेन का कैसे दहन होता है। ठीक है, C3H8। आपको बता दें कि प्रोपेन और ब्यूटेन ये आपके LPG गैस में होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG में होता है। ठीक है, अब इसमें दहन को आप देखिए। सबसे पहले हम दहन को जानते हैं क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो CO2 और H2O बनता है, लेकिन अभी ये असंतुलित है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन तो संतुलित है लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन संतुलित नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पद में, मतलब पहला पद तो हम को ये लिखे, अब जो समीकरण है इसको लिखे। अब दूसरे पद में सबसे पहले कार्बन को हम बैलेंस करेंगे। कार्बन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन था तो इसके आगे 3 लिख दिया हमने, तो कार्बन तो बैलेंस हो गया। लेकिन पहले ऑक्सीजन बैलेंस था, वो अब ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गया। बैलेंस ऑक्सीजन भी नहीं था, देखिए यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 था, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं था, कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं था। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले कार्बन के आगे 3 लिख दिया, तो कार्बन तो कम से कम बैलेंस हो गया। ठीक ठीक, अब हाइड्रोजन परमाणुओं को बैलेंस करिए। हाइड्रोजन कितना है देखिए, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इस 2 के सामने 4 लिख देंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया, कार्बन और हाइड्रोजन संतुलित हो गए। ठीक है, अब इधर जो लगाना था हम लगा चुके, अब इधर को हम नहीं चेंज करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग इधर हम एक चीज जो बचा वो है ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन इधर कितना हुआ, इधर 4 ऑक्सीजन और इधर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, 6 4 10 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो इसके आगे 5 लिख देंगे तो 5 दूनी 10। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और 4 10, तो अब बैलेंस हो जाएगा। मतलब ऑक्सीजन के सामने अगर हम 5 लिख दें तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो अब ये एक बैलेंस इक्वेशन हमारा मिल गया। ठीक है, जांच करें कि अंतिम समीकरणों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या संतुलित है ना। तो दोनों ओर 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 10 ऑक्सीजन परमाणु है, इसलिए अब ये बैलेंस है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कार्बन से शुरू करेंगे। कार्बन को बैलेंस कर दिए, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए। अब दोनों चीजें बैलेंस हो गई तो अब बचा ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर दीजिए। तो आपका समीकरण धीरे धीरे बैलेंस होता चला जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बातें नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं विलयनों में अभिक्रियाएं, क्योंकि ज़्यादातर अभिक्रियाएं लिक्विड फॉर्म में होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं गैसियस फॉर्म में भी होती हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में जनरली अभिक्रिया नहीं होती। मतलब 2 सॉलिड चीज़ों को मिलाओगे तो उनके बीच में जल्दी से कोई अभिक्रिया नहीं होती है। आप द्रव द्रव चीज़ों को मिलाते हो या गैस गैस चीज़ों को मिलाते हो तो जल्दी अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो अब अगर हम लिक्विड में अभिक्रिया करा रहे हैं तो हम उसका विलयन बनाएंगे, या तो जल में विलयन बनाएंगे या किसी कार्बनिक विलायक में विलयन बनाएंगे। तो विलयन में 2 चीजें होती हैं, एक तो विलेय होता है और दूसरा विलायक होता है। जैसे आपने पानी ले लिया 1 गिलास, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाल के घोल दिया, तो पानी यहाँ पर विलायक हो गया और शक्कर यहाँ पर विलेय हो गया। दोनों में आप अंतर समझ लीजिए। जैसे आपने 1 गिलास पानी लिया
1 चम्मच शक्कर डाला, तो ज़्यादा मात्रा में जो है वो विलायक होता है, मतलब यहाँ पर जल विलायक है और शक्कर विलेय है। लेकिन मान लो आपने 1 गिलास शक्कर ले लिया और उसमें 2 चम्मच पानी डाल दिया, पानी पूरा धीरे धीरे फैल जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो अब ज़्यादा मात्रा में शक्कर लिया है इसलिए वो विलायक हो गया, और कम मात्रा में आपने पानी ले लिया तो वो विलेय हो गया। मतलब ज़्यादा मात्रा में जो रहता है वो विलायक होता है। ठीक है, तो जनरली विलायक के रूप में हम द्रव को लेते हैं और विलेय के रूप में हम सॉलिड को लेते हैं। जैसे 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच शक्कर आपने घोल दिया। प्रयोगशाला में अधिकांश अभिक्रियाएं विलयनों में की जाती हैं, अतः यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि जब कोई पदार्थ विलयन के रूप में उपस्थित होता है तब उसकी मात्रा किस प्रकार व्यक्त की जाती है। अब विलयन में विलेय की मात्रा कितना है, जैसे आपने 1 लीटर विलयन लिया और आपने उसमें 10 ग्राम विलेय डाल दिया, तो उसको हम किस किस रूप में दर्शाएंगे, उसको प्रतिशत मात्रा में, द्रव्यमान में, या मोल की संख्या में, मोलरता में, मोललता में, किस में दर्शाएंगे। किसी विलयन की सांद्रता या उसके दिए गए आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा निम्न रूपों में व्यक्त की जा सकती है। किन किन रूपों में, एक है द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत, है ना, तो द्रव्यमान WW प्रतिशत में ले सकते हैं। मोल अंश, मोलरता और मोललता। मोलरता और मोललता में थोड़ा अंतर है, ध्यान देंगे, थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे। तो पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत का सीधा सीधा मतलब है कि जो आपने घोला है उसका कितना द्रव्यमान है और घुलने के बाद कुल द्रव्यमान कितना बना, विलयन का। ध्यान रखेंगे यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान लेना है। जैसे आपने मान लो 2 ग्राम घोला है 10 ग्राम पानी में, तो टोटल विलयन हो गया 12, तो ये 2/12 गुणित 100 आएगा, ऐसा आएगा। मतलब विलयन कुल कितना बना उसको लिखना है, विलेय कितना घोला उसको लिखना है और 100 कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि विलयन लेना है, विलायक नहीं लेना है। जैसे 2 ग्राम को 18 ग्राम में घोला है पानी में, तो टोटल 20 ग्राम आपको लेना है, इस तरह निकलेगा। अब मोल अंश का मतलब क्या हुआ, आपने इसके कितने मोल घोले हैं और घुलने के बाद टोटल कितने मोल। जैसे मान लो कि 2 मोल को आपने 10 मोल में घोला है, तो टोटल हो गए 12 मोल। ठीक है, तो 12 मोल में 2 मोल मतलब वो कितने मतलब मोल अंश हुआ उसका, ऐसा निकालना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों में आप निकाल सकते हो मोल अंश। यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की कुल संख्या का अनुपात होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मतलब कुल कितने मोल बने। जैसे आपने शक्कर के 2 मोल लिए और जल के 10 मोल लिए, तो टोटल हो गए 12 मोल। तो 12 मोल में पदार्थ के 2 मोल हैं, तो उसका कितना प्रतिशत मोल अंश हुआ, ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे विलेय है Na और विलायक है Nb, तो A का मोल अंश कैसे लिखेंगे। तो मान लो इसके 2 मोल लिए और 2 मोल को 10 मोल में घोला, तो टोटल 12 मोल विलयन बन गए। समझ रहे हैं, मतलब विलेय के मोल भागित विलेय धन विलायक के मोल, यानी विलयन के मोल आपको लेना है। वैसी B का लेना है तो ऊपर में B लिख दीजिए, ये देखिए ये विलायक के मोलों की संख्या आ जाएगी, लेकिन नीचे में आपको दोनों को जोड़ के ही लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से मोल अंश हुआ। मोल अंश का मतलब टोटल मोल में उसके कितने अंश हुए, कितने भाग हुए। जैसे टोटल 12 है और उसका 2 मोल उसमें है, तो टोटल अंश कितना हुआ। ये टोटल 10 मोल है, उसके 2 मोल घुले हैं, तो उसका अंश कितना हुआ, तो उसका 20% अंश हुआ। मोल अंश 20 हुआ, 0.2 हुआ, क्योंकि टोटल मोल होते हैं 1। ध्यान रखेंगे कि दोनों को जोड़ करके अगर हम 1 लिखते हैं, जैसे मान लो Na धन Nb टोटल आना चाहिए 1, तो मान लो इसके 0.2 घुले हैं तो इसके 0.8 घुलेंगे, तो टोटल 1 आएगा। हम टोटल मोल जो मोल अंश है टोटल 1 मानते हैं अपन, टोटल मोल अंश 1। ठीक है, तो उसमें इतने कितने आए इसके, जैसे कि मान लो यहाँ पर Na के आपने 2 मोल लिए हैं और
उसको 8 मोल में घोला है तो टोटल 10 मोल आपने लिया है, तो टोटल कितना हो गया इसका 0.2 मोल, 0.2 इसका मोल अंश हुआ, ठीक है। और वैसे इसका आएगा 0.8 मोल अंश, तो दोनों को मिला के एक हुआ ना, देखिए 0.2 और 0.8 एक हुआ, मतलब टोटल मोल अंश एक होता है। उसमें ए के मोल अंश कितने हैं और बी के मोल अंश कितने हैं उसको आपको निकालना है, तो एक का निकल जाएगा तो दूसरे का भी निकल जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे कि कुल मोल अंश होता है एक, ठीक है, ठीक है। अब मोलरता, मोलरता और मोललता में थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। मोलरता का मतलब होता है कि किसी विलेय की 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या होती है, ठीक है। मोलरता का मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन, ये विलेय होना चाहिए मेरे हिसाब से, कुछ गलत छप गया है, ठीक है। अब इसमें एक कैलकुलेशन है, मान लीजिए हमारे पास किसी पदार्थ जैसे NaOH का 1 मोल विलयन है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल विलयन है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैलकुलेट करोगे अगर, कितने ग्राम है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का है 16 और हाइड्रोजन का 1 है ना, तो हो गया 17 और 23 40 ग्राम, ठीक है। NaOH का 40 ग्राम 1 मोल के बराबर है, मतलब 1 लीटर विलयन में NaOH के 40 ग्राम घुले हैं तो 1 मोलर विलयन बना, ठीक है। समझ पाए आप बात को, NaOH का 1 मोल घुला है 1 लीटर विलयन में, का मतलब 40 ग्राम घुला है, 1 मोल का मतलब 40 ग्राम, ठीक है। अब इससे बोल रहा है कि 0.2 मोलर वाला विलयन प्राप्त करना है। आप कैसे प्राप्त करोगे, अभी आपके पास 1 मोल वाला विलयन है, उसको आपको 0.2 मोलर वाला बनाना है, तो एक्चुअली उसमें से कुछ भाग को लेना है, उसमें और पानी मिलाना है, तो आपका 0.2 मोलर हो जाएगा, क्योंकि 1 मोलर को 0.2 मोलर बनाना है का मतलब इसको 5 गुना आपको डाइल्यूट करना है, 5 गुना आपको तन्नू कर देना है, ठीक है। तो मान लो इसके 200 ml लेकर के इसको बढ़ा करके 1000 ml पानी मिला के कर दें, मतलब 800 ml पानी और मिला के 1000 ml कर दें। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 1 मोलर विलयन है इसका आप 200 ml ले लो, प्लस इसमें 800 ml पानी मिला दो, तो 1000 ml विलयन जो बना अब वो 0.2 मोलर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसी को इसमें डिस्क्राइब किया है। 1 मोलर NaOH का अर्थ है कि विलयन के 1 लीटर में 1 मोल NaOH उपस्थित है। मोलरता का मतलब आप समझ लीजिए, 1 लीटर विलयन में 1 मोल विलेय घुला है, आप ध्यान रखेंगे विलयन का 1 लीटर और उसमें 1 मोल विलेय घुला है, ठीक है। 0.2 मोलर विलयन के लिए हमें 1 लीटर विलयन में 0.2 मोल NaOH घोलना पड़ेगा, क्योंकि 1 मोल घोले तो 1 मोलर बना, 0.2 मोल घोलोगे तो 0.2 मोलर बनेगा, 1 लीटर में घोलोगे तो, है ना। अब उसको आपको डाइल्यूट करके बनाना पड़ेगा, अतः NaOH के 1 मोलर विलयन से NaOH का 0.2 मोलर विलयन बनाने के लिए हमें इसका आयतन बढ़ाना पड़ेगा, पानी मिला के इसको तन्नू करना पड़ेगा। हमें 1 मोल NaOH विलयन का वह आयतन लेना होगा जिसमें 0.2 मोलर NaOH उपस्थित होगा। देखिए 1 लीटर मतलब 1000 ml में 1 मोलर है, 1 मोल है, ठीक है। और हमको कितना लेना है, 0.2 मोल लेना है, तो इसको भागित 5 कर दीजिए, ठीक है। तो यह हो जाएगा 200 ml। 200 ml लेंगे तो उसमें इसके 0.2 मोल रहेंगे, समझ पा रहे हैं ना। 1 लीटर में 1 मोल है तो 200 ml में 0.2 मोल है, समझ पाए, ठीक है। ये देखिए उसी को कैलकुलेट किया है तो 200 ml आ गया है,
जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अभी 200 ml को पानी मिला के 1 लीटर कर दीजिए, तो ये 0.2 मोलर विलियन बन जाएगा आपका, सीधा सा मतलब है। ठीक है, तो वही है, देखिए अब उसमें कितना पानी मिलाना है, तो M1 V1 M2 V2 का फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, इस फार्मूला को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, M1 मोलर द्रव्यमान आपको 0.2 दिया है, आपको 1000 ml बनाना है। ठीक है, दूसरा आपने M2 लिया है 1 मोलर, तो उसका कितना आयतन लेना है, तो 0.2 गुणित 1000 बराबर 1 मोल गुणित V2, तो V2 आ जाएगा 200 ml। ये देखिए मैंने पहले ही कैलकुलेट कर दिया है कि 200 ml आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें जो हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप की कैलकुलेशन है, अगर आपको थोड़ा सा इसमें याद करने में दिक्कत हुआ है तो आप ये वीडियो थोड़ा सा रिमाइंड मारिए और फिर से एक बार देख लीजिए इस कैलकुलेशन को। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा समय देके कैलकुलेट कर दिया है ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ सकें। ठीक है, अब ये जो मोललता वगैरह है और एक यहाँ पर कैलकुलेशन भी है 1-2 और कुछ चीज़ें और हैं, इनको मैं अभी बतला ही देता हूँ, 5 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, ताकि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए और अगले क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसको चाहे तो एक नोट बना लीजिएगा, जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे उसको नोट्स में लिखते चले जाइएगा, क्योंकि ये उपलब्ध नहीं है ज़्यादातर जगहों पर। मोललता क्या है, देखिए अभी तक आपने मोलरता में देखा कि 1 लीटर विलियन में 1 मोल घुला है, यहाँ पर आप लिखेंगे 1 किलो विलायक में 1 मोल घुला है, दोनों में अंतर समझिए। वहां पर आपने लिखा 1 लीटर विलियन लिया आपने, यहां पर 1 किलोग्राम विलायक लेंगे, दोनों में अंतर है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलायक का द्रव्यमान, मैंने यहां पर इसलिए कैलकुलेशन यहां पर जो एक जगह गलत छपा है इसको मैंने सुधरवाया था आपको कि यहां पर विलियन नहीं होगा, यहां पर विलेय होगा, जो शुरू में मैं मोलरता बता रहा था वहां पर। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर मोललता में भी वही चीज़ दिया है, देखिए विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, इसको लिखना है। वहाँ पर आपने यहाँ पर विलियन लिखा था और आयतन लिखा था, विलेय तो यहाँ पर भी लिखा था लेकिन यहाँ पर विलियन लिखा था, यहाँ पर विलायक लिख रहे हैं, और वहाँ पर आयतन को लीटर में लिए थे, यहाँ पर द्रव्यमान को किलोग्राम में ले रहे हैं, दो चीज़ें अंतर आ गए, विलियन के जगह विलायक और लीटर के जगह किलोग्राम, ये मोललता हुआ। तो मोललता और मोलरता में यही अंतर है कि वहाँ पर विलियन लिए थे लीटर में, यहाँ पर विलायक लेंगे किलोग्राम में। ठीक है, अब एक कैलकुलेशन है, 5 मिनट में बता दे रहा हूँ मैं आपको। NaOH के एक ऐसे विलियन की मोलरता का परिकलन कीजिए जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो ताकि विलियन के 250 ml प्राप्त हो सके। अब देखिए 4 ग्राम आपने लिखा है NaOH, और NaOH के 40 ग्राम का मतलब 1 मोल होता है, यहाँ पर 4 ग्राम का मतलब है 0.1 मोल आपने लिया है, 0.1 मोल लिया है और 250 ml आपने बनाया है। अगर इसको 1 लीटर बनाते तो 0.1 मोलर होता, लेकिन भागित 4 मतलब 0.1 गुणित 4 बराबर हुआ 0.4 मोलर आएगा उत्तर इसका। एक बार देख लेते हैं कितना आ रहा है, ये देखिए 0.4 मोलर आ रहा है। चलिए अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है ये देखते हैं अपन। ठीक है, हल देखिए, मोलरता का मतलब क्या है, विलेय के मोलों की संख्या और विलियन का आयतन। ठीक है, अब मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो NaOH का कितना द्रव्यमान दिया है और मोलर द्रव्यमान से भाग कर दीजिए। दिया गया है 4 और होता है 40, तो 4/40, और विलियन का आयतन है लीटर में, तो 250 ml दिया है, तो 250 ml भागित 1000 करिए तो लीटर में आ जाएगा, तो 0.250 लीटर हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं, दिया गया है 4, मोलर द्रव्यमान होता है 40 और भागित 0.25। ये देखिए वही कैलकुलेशन यहाँ पर किया है, देखिए सेम कैलकुलेशन। ये देखिए 4 ग्राम दिया है, 40 ग्राम मोलर द्रव्यमान होता है और लीटर में इतना है, तो 0.1 मोल को घोला है आपने इतने लीटर में, तो 0.4 मोल प्रति लीटर आया, और यही इसकी मोलरता है। ठीक है, और विलियन की मोलरता ताप पर निर्भर करती है क्योंकि आयतन ताप के साथ कम ज़्यादा होती है, ध्यान रखेंगे। मोलरता पे ताप का प्रभाव पड़ता है लेकिन मोललता पे नहीं पड़ता, क्योंकि मोललता का द्रव्यमान है,
द्रव्यमान तापमान पर निर्भर नहीं करता। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन तापमान से प्रभावित होता है, मोलरता या मोललता? तो मोलरता प्रभावित होती है, मोललता नहीं। ठीक है, अब यहां पर नेक्स्ट उदाहरण है 3 मोल NaCl विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर ml है। इस विलयन की मोललता का परिकलन कीजिए। देखिए, मतलब 1 ml जो है 1.25 ग्राम के बराबर है। घनत्व का मतलब ये है कि अगर 1 ml नाप के लेते हैं तो उसका वजन ज्यादा रहेगा, 1.25 ग्राम रहेगा, इसका ही मतलब है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कितना दिया है, 3 मोलर NaCl, 3 मोल NaCl है। तो ये देखिए 3 मोल दिया ना, 1 लीटर विलियन में NaCl का द्रव्यमान कितना है? तो NaCl है 58.5। NaCl का आप कैलकुलेट करिए ना, NaCl, सोडियम का है 23 और क्लोरीन का है 35.5, सॉरी 35.5, तो हो गया 58.5। तो ये 58.5 ग्राम 1 मोल के बराबर है। तो 3 मोल दिया है, तो इतने ग्राम NaCl घोला है आपने, इतने ग्राम NaCl। और 1 लीटर विलियन का मतलब कितना हुआ, घनत्व तो इतना है, तो इससे गुणा करेंगे तो इतने ग्राम हुआ। ये देखिए 1 लीटर विलियन का द्रव्यमान इतना ग्राम हुआ। क्यों? क्योंकि 1 लीटर घनत्व तो ज्यादा है, इसलिए थोड़ा ज्यादा ग्राम होगा। 1000 ml इतने ग्राम के बराबर होगा। ये इतने ग्राम विलियन है जिसमें इतने ग्राम विलायक घुला है, सॉरी इतने ग्राम विलियन है जिसमें इतने ग्राम विलेय घुला है। तो विलायक कितना होगा, इसको घटा दीजिए, 1250 में से 175.5 को घटाइए। ये देखिए, तो इतने ग्राम विलायक आपने लिया है, समझ रहे हैं, इतने ग्राम विलायक है। विलेय आपने लिया है 3 मोल और विलायक लिया है 1074.5 ग्राम, भागित 1000 करेंगे तो किलोग्राम आ जाएगा, तो किलोग्राम लिया है आपने यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए किलोग्राम ले लिया और टोटल हो गए 2.79 मोल मोललता। ध्यान रखेंगे मोललता के लिए स्मॉल m और मोलरता के लिए कैपिटल M दिखाते हैं अपन, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मोललता कैलकुलेट किया है 2.79, अगर यहाँ पर मोलरता कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा सा अलग आ जाएगा। क्लियर हुआ कैसे किया कैलकुलेट, है ना? हम यहाँ पर विलियन का द्रव्यमान निकाले हैं, क्योंकि घनत्व तो ज़्यादा है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए 1000 से उसको गुणा कर देंगे तो ग्राम आ जाएगा। तो विलियन का द्रव्यमान आया। और विलायक का द्रव्यमान कितना आएगा, तो विलियन में से विलेय को घटाओगे तो विलायक आ जाएगा। हमको विलायक का द्रव्यमान लिखना रहता है मोललता में, विलेय के मोल और विलायक का द्रव्यमान, तो ये आ गया इतने मोललता। ठीक है, अब यहाँ पर यही लिखा है, रासायनिक प्रयोगशालाओं में वांछित सांद्रता का विलयन सामान्यतः अधिक सांद्र विलयन के तनुकरण से बनाया जाता है। ज्यादा सांद्र को ले लेते हैं, उसमें जल मिला करके तनु कर लेते हैं। अधिक सांद्रता वाले विलयन को स्टॉक विलयन कहते हैं, ध्यान रखेंगे, स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे आप H2SO4 लेते हैं तो H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड लेके उसमें जल में थोड़ा थोड़ा मिला करके उसको तनु करते हैं। ध्यान रखें कि विलयन की मोललता तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि द्रव्यमान तापमान से अप्रभावित रहता है। मोललता प्रभावित नहीं होती है, मोलरता प्रभावित होती है, क्योंकि मोलरता जो है वो आयतन तापमान के साथ प्रभावित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर का थ्योरी खत्म कर दिया मैंने। अब अगले क्लास में मैं आपको इसे क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी के आखिरी में अभ्यास प्रश्नावली दिया है वो उसके उत्तर के साथ मैं आपको यहाँ पर ला के पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो उस चैप्टर में उन वीडियोज़ में जैसे जैसे मैं उत्तर बताते जाऊँगा तो आप उसको उत्तर को जैसे एक स्लाइड में या 2 स्लाइड में, मान लो छोटे क्वेश्चन है तो 1 स्लाइड में बताया मैंने, बड़े क्वेश्चन है 2 स्लाइड में बताए हैं, तो आप उनको क्या करना, स्टिल कर लेना और उसको लिखते जाना। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर ये, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर ये, ऐसा करके एक प्रॉपर नोट्स बनाना। तो अगले क्लास में मैं उसको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।